नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत। और हम करें सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में। हमारे पास यहाँ साथ हैं यहाँ पर सीनियर एडवोकेट धवराज ओलांग। सही बोला आपका नाम मैंने क्या? ओलांग जी, आपका स्वागत है वन इंडिया में। सबसे पहले, चूँकि तमाम तरह की बातें होती हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उसमें ये हो गया, हर पक्ष अपना अपने तरीके का उसका मतलब निकालता है। कोई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नवी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई रोक लगा दी, ऐसा है, अब ये जो है निर्णय बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा। इस पूरी बहस को जो 2 दिन से अभी तक रही हो, जो 5 तारीख मिली, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के रुख से आप क्या निकालेंगे एज एडवोकेट? सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज और कल की जो स्टेटमेंट, जो प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके लिए मैं एक बहुत ही हरियाणा से हूँ। हरियाणा के अंदर एक कहावत आती है कि कोई भी दुल्हन शादी होकर के आती है ना, तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन उसकी सास की अपनी उस बेटे की बहू के लिए होती है कि बेटा ढका धरा छेड़िए मत, बाकी घर तेरा ही है। मतलब किसी चीज को छेड़ना मत ना, लेकिन घर तेरा ही है। वही यहाँ पे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लॉज वाइज कि आप वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको नए एक्ट के तहत डी नोटिफाई नहीं करेंगे। आप वक्फ काउंसिल के अंदर किसी भी नॉन हिंदू को या एक्सपर्ट को जो नए एक्ट के तहत प्रोविजन है वो नहीं लगाएंगे, अपॉइंट करेंगे। मतलब क्लॉज वाइज में दिया कि जो भी इफेक्टिव पार्ट्स थे कि उसके अंदर आप ये नहीं करेंगे। एक आम आदमी की हैसियत से मैं आपकी इतनी बात को नहीं, एक मिनट, नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में बोल दिया कि जो कानून बनाना उसके ऊपर स्टे नहीं है, तो बेटा धरा ढका छेड़िए मत, बाकी घर तेरा ही। तो मैं इस भाषा को एक आम आदमी की उसमें समझाना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तो कोई रोक लगाई नहीं, रोक लगा दी ना, लेकिन ऐसे आदेश या ऐसा वो दिया कि भाई अभी इस पे आप परिवर्तन नहीं कर, रोक जैसा ही हो गया, यही मतलब है ना? एक तरह से ये नॉन इफेक्टिव हो गया पूरा नया कानून नॉन इफेक्टिव कुछ भी नहीं हो सकता नए कानून के तहत 5 तारीख तक। 5 तारीख तक, जब तक अगली सुनवाई में कुछ नहीं होगा। 5 को कुछ नहीं होगा। 5 को कुछ नहीं होगा। आपको मानना है कि फिर एक और डेट लग जाएगी? नेचुरली, क्योंकि अभी 5 तारीख को सरकार अपना रिप्लाई देगी, ठीक है। फिर 5 तारीख को जो गिद्ध यहाँ खड़ी हुई है, ओवैसी जैसे, मनातुल्लाह जैसे, ये जो है ना, ये इकोसिस्टम, कपिल सिब्बल, मनु सिंह वगैरह, खोपड़ी ब्रेन, तो इनका काम ही इस चीजों के लिए चलता है। ये अगली डेट पे कहेंगे कि जी हमारे को ये नहीं मिला, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये अवेलेबल नहीं था, ये नहीं होता, हमारे को रिप्लाई देने के लिए और टाइम चाहिए। अभी सरकार ने टाइम मांगा था, अभी सरकार ने टाइम है, वो कहेंगे फिर इस सरकार का रिप्लाई का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, मतलब एक कानून पास हो गया है, लेकिन अब वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कुछ बहस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय तो आएगा। लेकिन एक सवाल, मैंने जो इस कानून को देखा 2-3 चीजों में था जिस पर बहुत ज्यादा विरोध है। नंबर 1, पहला एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहला एक सवाल, सबसे पहला मैं पूछूंगा, जो आपने, अगर मेरा मानना यह है कि उसमें कहा गया कि अगर किसी ने इस्लाम को कबूल कर लिया और वो 5 साल से पहले प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता, इस कानून को लेकर मैंने जो मुस्लिम संगठनों में या उस गया लोग या जो इससे मुतवल्लियों में भी काफ़ी इंटरव्यूज किए, तो अगर ये कानून जो है गलत है, भाई कोई आदमी आज वक्फ मुस्लिम हो गया तो क्यों नहीं दे सकता, इसको आप कैसे, मतलब इसमें क्या गलत, क्यों गलत कह रहे हैं वो, ऐसा लगता है? ये फिर जो है ना, दे डोंट हैव ए कॉमन सेंस। जिसने भी ये कहा है कि ये आज अगर मुसलमान बन गया तो 5 साल क्यों इंतजार है, दे डोंट हैव ए कॉमन सेंस। आई टेल यू, उसका कारण बताता हूँ। मैं एक एक चीज को जस्टिफाई करूंगा। जिस टाइम मैं ईमानदारी से बोलूं, बिल्कुल ईमानदारी से ही हम तो बोल रहे हैं। ईमानदारी से सुन, अगर मैं बोलूं तो जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर जो ना रिजू जी जो है ना इसको पढ़ रहे थे कि 5 साल तक एक मुसलमान बन गया तो 5 साल तक वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता, मुझे भी अटपटा लगा कि भी सपोज करके मैं आज मुसलमान बन गया तो मेरा अधिकार है। ये गवर्नमेंट कौन होती है मेरे को 5 साल तक रोकने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, और जगह भी कहते हैं, मीडिया में भी कहते हैं, यही लाइन। ये तो इकोसिस्टम है। तो वो जो सुचवाते हैं लोग, वो इनका अपनी उसको तो जमीर को बेचा हुआ इन लोगों ने। ये कपिल सिब्बल वगैरह जो इकोसिस्टम है ना, इन्होंने अपना जमीर बेचा हुआ। इनको जमीर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जमीर होता ना तो राम मंदिर, CAA, NRC, ये आपका 370 मेन इंपॉर्टेंट 370 राम मंदिर, और अभी इस पे ये क्या चक्कर है कि ये पूरा एक इकोसिस्टम, इनका एक मिनट का भी सांस भी लेते हैं तो पैसे लेके लेते हैं। चलिए मैं वहीं वापस आता हूँ, जो
5 साल से पहले मुस्लिम वो वाले उस पॉइंट पे तो मैं उस पे उसका बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है 5 साल। मुझे भी लगा था कि गलत है, लेकिन मुझे जब नेचुरली बात एक कॉमन सेंस में यूज करते हुए और हम किताबों से नहीं, मैं कॉमन सेंस को बहुत यूज करता हूँ। प्रैक्टिकल आप सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल सोच में ग्राउंड लेवल पे गांव के अंदर जो ना उस लेवल, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड गांव से है, मैं हरियाणा से रखता हूँ। हम किताबों से नहीं है, हम एयर कंडीशन में बैठ करके जो है ना नहीं हमारी जिंदगी बीती है, हमने तपे हैं खेतों के अंदर, तो हमारी ग्राउंड रियलिटी पे क्या होती है वो देखने को मिलती है। तो ये 5 साल क्यों जरूरी है कि उसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 है, अगर एक हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ में महसूस करते हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, और परिवार वाले दोस्त और रिश्तेदार ये उनको दोनों को समझाते हैं, वो कहते हैं ये नहीं हो सकते इकट्ठे, तो वो ये कहते हैं ठीक है फैसला करो, काहे को जिंदगी, तुम अपने शादी करो, ये अपनी शादी करे, अपनी जिंदगी जियो, काहे, तो एग्री हो जाते हैं। तो सेक्शन 13 के अंदर कोर्ट में जाते हैं, दोनों के दोनों म्यूचुअल पिटीशन डालते हैं, दोनों अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जी मैं हमारा ऐसे ऐसे है और ये हमारा टर्म एंड कंडीशन है और हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, दोनों की स्टेटमेंट होगी, कहानी खत्म। तो वहीं पे ही केस खत्म नहीं हो जाता है। सोचो पार्लियामेंट ने क्या सोचा है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट ऐसे ही नहीं कानून पास करती, बहुत स्टॉर्मिंग ब्रेन यूज होते हैं। वहां पर भी अदालत ने शायद 11 महीने का ऐसा सुनो वही पा रहा हूं, तो वहां पे पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया कि 6 महीने तक आप वेट करेंगे, ये फर्स्ट मोशन आपका क्लियर हो गया, उसके बाद में 6 महीने के बाद में फिर जाएंगे, फिर अपनी अगर तो वो दोनों, फिर क्या होता है ना, जब पहले तो एक दूसरे के साथ में होते हैं तो इरिटेशन रहती है, तो एक दूसरे का गंदगी दिखाई देती है। जब आदमी दूर हो जाता है ना तो एक दूसरे की अच्छाई भी याद आती है, और फिर वो जो विरोध जो है ना बहुत बड़ा चीज, जो अच्छी खासी बंदे के दिमाग को खोल देता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो सोचने को मजबूर है, क्योंकि पहले तो क्या होता था, जब उनको कोई जिंदगी दुबर लगती है उस टाइम जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपका जो ना माइंड जो है ना कॉमन सेंस बंद रहती है, लेकिन जब ये लग जाता है 6 महीने के बाद में हम अलग हो ही जाएंगे, तो उस टाइम पे उनके ब्लॉक जो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटिंग वाली लेयर खत्म हो जाती है, और वो ठंडे मन से सोचते, कहते हैं कभी कहते हैं ठंडे मन से सोचो, तो ठंडे मन से जब सोचते हैं तो उनको ये लगता है, तो या तो वो उनको लग जाता है, फिल्टर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि भाई हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो अगर इकट्ठे रह सकते हैं तो 6 महीने के बाद में आकर स्टेटमेंट देते हैं कि जी हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो कोर्ट उनकी डिवोर्स के पिटीशन को डिसमिस कर देता है। अगर वो उसके बाद में आकर कहते हैं 6 महीने के सोचने के बाद में कि जी हम इकट्ठा नहीं रह सकते, तो कोर्ट उनका सेकंड मोशन पे उसको बोलते हैं, उसमें फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उनको संबंध के विच्छेद हो जाते हैं, और वो तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम अपनी जिंदगी जियो। तो सोचो पार्लियामेंट ने कितनी अच्छी सोच के साथ में, इतना गहन सोच के बाद में जो है उनको एक कूलिंग पीरियड, ताकि गलत डिसीजन ना हो जाए। और एक और मेरा प्रैक्टिकल, मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करता हूं, बहादुरगढ़ के अंदर एक बंदा राम रहीम का जो ना चेला बन गया, उसके 25 एकड़ जमीन थी बहादुरगढ़ के पास, वो बंदा उसका चेला बन गया। ब्रेन वॉश वो इतना जबरदस्त करते हैं कि उसने 25 एकड़ दान नहीं की, दान में तो होता कल को डिस्प्यूट, बच्चे डिस्प्यूट कर दे, 25 के 25 एकड़ उन बंदों ने उसको रजिस्ट्री करवा दी, सेल दिखवा दिया, सेल डीड हो गई, सेल डीड कर दी। अब वो वहां पर 25 एकड़ देखा, तो उसकी बड़ी वैल्यू रहती है आश्रम के अंदर। बाबा भी उसको अरे बहुत क्लोज दिखाता उसमें, वो फूला समाता, अरे मैं तो बस होगी मेरे काम। जब उसके बाद में जैसे बेवकूफ और बाद में आए, जब उसकी वैल्यू कम हुई, तब उसने देखा ये क्या है, तब वो गाँव में आया, घर में आया तो देखा तो जो है ना बच्चे बर्बाद, ना खाने को दाना है, ना पहनने को कपड़े, बच्चों की फीस नहीं है। तो वो फिर उसने सोचा कि वापिस जमीन को लो, तहसीलदार के चक्कर, इसके डीसी के चक्कर काट रहा है, नथिंग डूइंग, कानून है, आपने रजिस्ट्री कर दी, कहानी खत्म है। उस बंदे ने सुसाइड किया। आज उसके बच्चों की, उसकी बेटी के पास में, उसके बच्चों के पास में ना खाने को दाना है और ना पहनने को कपड़े, स्कूल के फीस है। 1 मिनट में वही आ रहा हूं। तो ये जो 5 साल का वेटिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड जिसको कहेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो इसके लिए तो किसी भी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि भी तुम वक्फ बोर्ड इतना गरीब तो है नहीं कि वो उस आपके ही जो नए कुछ जो आप दान करेंगे उसी के इंतजार में बैठे हुए। इस्लाम धर्म का आया उसको भी भैया 5 साल उसको सोचने दो, उसको प्रैक्टिस करने दो। 5 साल के बाद में वो अगर ठीक समझता है कि मैं इस्लाम में ठीक हूँ, तो दान कर देगा 5 साल में। अगर उसको इन बिटवीन लगेगा कि यार मैं तो गलत फंस गया, गुस्से में आ गया, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, तो रिस्टोर है, कम से उसकी
जिंदगी बच जाएगी उसके आने वाली उसका जनरेशन ऑप्शन के लिए बच रहेगा जाएगी। ये। तो ये कारण है कि 5 साल का टाइम दिया गया। ठीक है, ठीक है। ये लगभग आपने आवेश में आकर के कई बार हाँ, आदमी और होता है ये। धर्म को छोड़ सकता है और उसके साथ साथ हाँ, वक़्फ़ कर देता है। तो वक़्फ़ में भी यही है कि फिर वो वापस अल्लाह की हो गई शायद, हाँ, वापस ऐसा हाँ, तो है वापिस ना, आ नहीं सकती। आ नहीं सकती। तो कोई भी उस रास्ता वक़्फ़ उसका नहीं वक़्फ़ बचेगा। मैंने वंस ए वक़्फ़ तो ऑलवेज आप ए इसको वक़्फ़। ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये शायद सोच इसके पीछे रही और होगी। इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक ना है। कपिल सिब्बल को होना चाहिए, ना ओवैसी को होना चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को होना हाँ, चाहिए, जो किसी को नहीं इस्लाम होना में आ चाहिए। गया, पहले तो इस्लाम अरे आ गया, सोचो ना यही बड़ी भैया, बात है। सरकार किस लिए है, लॉ किस लिए है, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में देखने के लिए बिल्कुल। है। अब मैं दूसरा करता हूँ बात, मैं लगभग समझ गया आपका मकसद। इसको मैं अगर आम पब्लिक को समझाना चाहूँ तो ये आप वकील साहब ये कह रहे हैं कि कोई अगर आवेश में आ जाता है और उसके बाद में वो कुछ ऐसा स्टेप, गुस्से में, किसी से नफरत में या आपस की लड़ाई में, ऐसा कई बार होता है। बहुत बार होता है बहुत बार भाई। होता है। लोग माँ बाप भी कई बार बच्चों से नाराजगी में भी दान कर देते हैं, ऐसा सब जगह होता है। तो वो कर देता है, तो वक़्फ़ में जाने के बाद वापस आने का कोई रूल नहीं है, तो शायद वो परेशानी। इवन आपने देखा और 5 साल में इस्लाम में वो आ जाता है, इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम को कोई उससे मतलब फ़र्क भी नहीं, 5 साल कर रहा है, हाँ, अच्छी बात है। वक़्फ़ की संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो इस्लाम का उसमें होना महत्वपूर्ण है। देखो एक अच्छा, दूसरी एक चीज़ उदाहरण, हाँ, एक इसी में एक उदाहरण और देता हूँ। सीनियर सिटीजन एक्ट है एक, जिसके अंदर ये प्रोविजन है, अगर सपोज के बुजुर्ग से कई बार बच्चे जो है ना बहला फुसला करके उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं उसके नाम से, या रिलिंक्विशमेंट डीड कर दिया, गिफ्ट डीड बनवा ली, ठीक है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन बनाया हुआ है, अगर बुजुर्ग आदमी की, अगर वो उसका बेटा या बेटी जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहा, उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो को इमीडिएटली उसको कलेक्टर को जाकर के उसको रिवोक करवा कोर्ट सकता से है। रिलीफ का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे वक़्फ़ में नहीं। मैं दूसरी चीज़ आपको जानना चाहूँगा, एक मेरे दिमाग में और सवाल था, वो ये था वक़्फ़ बाय प्रैक्टिस। इसको लेके By use। हो यूज़ सॉरी गो वक़्फ़ बाय यूज़, इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब मैं ओवैसी का भी मैंने देखा बहुत था, और ये सिब्बल साहब ने भी कहा, और जो आम मैंने तमाम मदरसों में और जो मुतवल्ली मैंने कहा बात, उनका भी था कि ये क्यों है भाई, हमारी संपत्ति 5000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, 800, उनके कागज़ कहाँ से लाएँगे? इस पे आपका क्या कहना है? इसका मतलब है ये सबसे बड़ी फ्रॉड स्टेटमेंट है। कारण ये 1947 को भूल गए। 1947 में हिंदुस्तान के अंदर, यूनाइटेड हिंदुस्तान के अंदर कितने मुस्लिम थे? 13%। और आपको सरप्राइज रहेंगे, महात्मा गांधी जी की देन कितनी परसेंट उनको जमीन दी गई थी? 25%, डबल ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो। और उसमें से भी कुछ महाशय ये कहते हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तान में रह गए, हमारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। उसके बदले में प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी लेकर के यहां बैठे रह गए। एक मिनट में वहीं पा रहा हूं। उसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हिंदू कुछ लोग मुसलमान हिंदू जो है ना पाकिस्तान से आए, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के आए, वो सारी की सारी, क्योंकि उनको उसके बदले में कुछ को यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो प्रॉपर्टी वहां की पाकिस्तान गवर्नमेंट की होगी। ऐसे ही इवैक्यूए एक्ट है एक, उसको एनमी एक्ट भी बोल सकते हैं, शत्रु संपत्ति। जो यहां से जो पाकिस्तान चला गया, वो प्रॉपर्टी सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन क्या इन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड किया कि उसके बदले वहां पर जमीन भी ले ली और इसको वक्फ, या वो अब संपत्ति कई बार सरकार कई जगह है, सरकार की वो भी बहुत प्रॉपर्टी वक्फ कर रखी है। वक्फ में मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि 500-800 साल के कागज हमारे पास नहीं होंगे, तो जो भारत, जैसे मेरा परिवार है, कई पीढ़ियों से मान लीजिए गांव में है, तो मुझे तो नहीं मालूम कब तक के कागज हैं, लेकिन हाँ 4-6 पीढ़ी के तो हैं मेरे पास। लेकिन क्या ऐसी भी कोई संपत्ति हो सकती है 8 साल पुरानी जिसका कागज ना हो? ऐसा मतलब लेखा जोखा ऐसा नहीं होगा क्या किसी संपत्ति का भारत में? जब इन्होंने जामा मस्जिद का उदाहरण दिया था कपिल सिब्बल साहब ने कल जो है ना, तो उसके अंदर ये फिर उसने एक्ट नहीं पढ़ा, इसका मतलब पता नहीं कैसे आ गए, या वो झूठ बोलते हैं। उस एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ आपकी जो मस्जिद है, मदरसे, उसके साथ में ये एक्ट में कुछ वो नहीं होगा, कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी। तो फिर वो चीज क्यों लेते जो कान एक्ट ये कह रहा है? मदरसे में नहीं होगी, कई बार मस्जिद के नाम खेती बाड़ी है, बहुत नहीं, बड़ा एरिया, मस्जिद के नाम से नहीं होती, मस्जिद के नाम से नहीं, दुकानें हैं, मस्जिद के नाम से नहीं होती, वो बफ के नाम हो सकती है ना, हाँ, तो वो अलग से होगी, वो प्रॉपर्टी अलग होगी, वो प्रॉपर्टी अलग होगी ना। मंदिर मस्जिद तो वो उसका अगर हिसाब किताब नहीं है तो वो छीन ली जाएगी। जो प्रॉपर्टीज जिसमें मदरसा नहीं, जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, या मतलब जो नहीं जाए, वो प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि वो गवर्नमेंट की कब्जा की हुई है। क्योंकि वक्फ का पर्पज क्या है?
वक्फ जो बेसिकली जो मोहम्मद साहब ने जो किया था, उन्होंने किया था जो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है। वक़्फ़ बाय यूज का जरा परिभाषा मुझे समझाओ आम आदमी के वहीं आ रहा था मैं। मोहम्मद साहब ने जो शुरू में जो अपनी वक्फ का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया, उसके अंदर वो खुद मालिक होना चाहिए। मैं मालिक हूं तो ही वक्फ कर सकता हूं। और आपने देखा होगा पिछले साल 2023 के अंदर कितना हंगामा मचा था गुड़गांव के अंदर, कि वो पार्क के अंदर सालों से जो ना, महीनों से जो ना नमाज पढ़ रहे हैं, और कहां से आती थी इतनी भीड़ पता नहीं। वो पढ़ रहे हैं, लोगों ने देखा कि ये यहाँ तो कमाल है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने हनुमान चालीसा वहां पे, एक मिनट वहीं पे आ रहा हूँ, सरकार ने सोचा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की, वो बंद करवा दिया। सपोज करके उसको 2 4 5 7 साल उसको चलते ऐसी नमाज पढ़ते रहने देते पब्लिक पार्क के अंदर, ये जाके बोल देते वक्फ बाय यूज। तो इसका मालिक कौन? मालिक तो डीडीए थी, जब दैट इज अगेंस्ट द वक्फ एक्ट, दैट इज अगेंस्ट द विश ऑफ द मोहम्मद साहब। मतलब मैं थोड़ा सा इसको और समझूंगा। ये तो मोहम्मद साहब की विश के ही अगेंस्ट में ये कॉन्सेप्ट वो विश हो गई। मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे वक्फ बाय यूज जो आप बोल रहे हो, या जो इसमें लिखा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कुछ कहा है इस पॉइंट पे? नहीं, कल इस पे जो कोई खास कमेंट नहीं किया था। नहीं किया। हाँ, लेकिन आज स्टे कर दिया गया है। अगर कोई जो है ना वक्फ बाय यूज अगर रजिस्टर्ड हो चुकी है प्रॉपर्टी, या उसके पास में वक्फ ने अपने बोर्ड में उसमें एंट्री कर दी है, तो नेक्स्ट जब तक हियरिंग होगी तब तक आप उसको डीनोटिफाई नहीं करेंगे। वक्फ बाय यूज में ये चीज आड़े आ रही थी कि अगर कोई आदमी ने आपको जमीन दी है और वो उसका मालिक नहीं है, तो वो जमीन वक्फ बाय यूज मतलब उसी के खिलाफ है ये कानून ना। हाँ, ये तो मोहम्मद साहब के खुद बोल के गए भाई। क्या ये अपने उसके हिसाब से नहीं जाएंगे क्या? कुरान के हिसाब से नहीं जाएंगे क्या? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। कुरान कह रही है, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ जिसके आप मालिक हैं, हकदार हैं, उसी को ही आप वक्फ कर सकते हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टीज को, पार्कों को भी जो ना वक्फ बना लेते हैं। वकील साहब, ये दो चीज तो मुझे याद रही, जो मैंने कल से इसको बड़ा गौर से देख रहा था। 2 पॉइंट मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन था कि ये क्यों करा गया, तो आपने काफी हद तक क्लियर किया। पहला वाला भी क्लियर किया। इसमें और बड़ा विरोध, मतलब जिन पॉइंट, इन 2 के अलावा और कौन सा विरोध आपको लगता है जो कपिल सिब्बल या शेख मनु सिंघवी या ये जो है ओवैसी वगैरह, तीसरा पॉइंट कौन सा, तीसरा चौथा? एक तीसरा ये कहते हैं कि भाई जो है इसके अंदर नॉन हिंदू इसके अंदर बोर्ड के जो इसकी वक्फ काउंसिल होगी उसके अंदर नॉमिनेट नहीं होने चाहिए। संसद को सुन रहा था तो अमित शाह ने बिल्कुल जोर देकर के कहा कि इनके वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन एक्ट के अंदर ये है। एक्ट के अंदर कैसे? अब वो उन्होंने किस कंसेप्ट, क्योंकि शाह साहब जो है ना, ये मैं ट्रस्ट करता हूँ, जो हमारे होम मिनिस्टर जो है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। वो बोला, वो संदर्भ कुछ गलत रहा, वो हम आपने कुछ गलत समझा होगा, लेकिन जो इसके अंदर 2 मुझे जो समझ में आया, मैं दावा देके कहा, मैं कहता हूँ कोई भी वक्फ के आपके अंदर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, ऐसे करके नहीं, वो मुझे नहीं। लेकिन आप जो नए एक्ट में देख रहे हैं ऐसा? हाँ, मैंने जो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पढ़ने के बाद में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं गली के छपरे वाले जैसी मैं स्टेटमेंट ना दूं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज मैं हाँ, तो इसमें बता दूं ना, ये क्यों होना चाहिए, क्यों है, क्यों होना चाहिए। आप अब ओवैसी साहब और जो है ना कपिल सिब्बल साहब और ये सब बड़े बड़े जो है ना इको सिस्टम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के दलील दे रहे हैं कि जी वैष्णो माता श्राइन के अंदर, तिरुपति बालाजी श्राइन के अंदर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, फिर नहीं, उसमें भी गैर हिंदू होना चाहिए, ऐसा मतलब बातें? हाँ, उसमें मुस्लिम होना चाहिए, हाँ, वो गैर हिंदू होना चाहिए। गुरुद्वारा में भी गैर सिख होना चाहिए, वहां पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। वो मेरी बात सुन लीजिए, जी हाँ, जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल। गुरुद्वारे के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो सिर्फ जो है, कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, वो किसी भी नॉन सिख की जमीन पर, किसी की सिख की भी जमीन पर जाके नहीं कहता ये हमारी है। कोई भी हिंदू इंडोमेंट कहीं पे भी जाके किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी की प्रॉपर्टी को जाके नहीं कहते ये हमारी है। तो जरूरत नहीं उसमें, ये सिर्फ ये वक्फ का फ्रॉड है कि वो हिंदू की प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी जो पार्क है, वो मेरी भी है, एक मिनट वहीं आने दो। अगर वो प्रॉपर्टी में विक्टिम है, अगर मेरी खेती पे आकर के उसके अंदर तमिलनाडु के पूरे गांव के अंदर बोल दिया, तो पूरे गांव के लोगों की तो रोजी रोटी सदियों से जो उनकी भैया, हमारे हिंदुओं के अंदर जो ना जमीन को माता समझते हैं। हमारे हरियाणा में तो खास करके जो ना जमीन ऐसा बोलते हैं, माँ को बेच दिया।
इतना मतलब उसके साथ इमोशनल वो अटैचमेंट होता है। तो हमारी जमीन को कोई ऐसे आगे बोल देगा कि मेरी है, तो क्या मेरे को इतना भी हक नहीं है कि मैं उस बोर्ड में हूं जो बोर्ड ये डिसाइड करेगा? ठीक है। दूसरी चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल अंतिम, वो ये है कि ये जो जैसे बात हुई, ये वाली आपकी गैर हिंदू वाली बात हो गई, दूसरी वो जो सनातन बोर्ड की बात क्यों लाते हैं? ये सनातन बोर्ड अभी स्कोप में नहीं। अच्छा, डीएम वाली बात, डीएम को नहीं होना चाहिए और कोर्ट में नहीं जा सकता था, वो क्या मसला है? भैया अगर डीएम जो है ना रेवेन्यू अफसर होता है, अपीलेट कोर्ट है रादर, डीएम जो है तो बल्कि ऊंचा लेवल दिया गया। अदरवाइज तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अपील जाती है एसडीएम को, एसडीएम की अपील जाती है कलेक्टर को, तीसरे लेवल का स्टेट का सीनियर लेवल का अफसर दिया गया है। भैया जब एक मुसलमान की, हिंदू की, अदरवाइज कोई रेवेन्यू इश्यूज है, वो कलेक्टर डिसाइड करता था। ये भी तो एक प्रॉपर्टी का इशू है, तो क्यों नहीं कलेक्टर? हाँ, और क्या आप इसको बायस समझते हैं? नहीं, बस सुनो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर जो ना मुस्लिम जज होगा, उसके सामने मेरी हिंदू मैरिज एक्ट का मान ली डिवोर्स का मैटर आ गया, क्या मैं कहूंगा ये तो मुस्लिम जज है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग? तो ये जज में भी नहीं कहेगा हम चिकित्सक ढूंढेंगे, ये तो नॉनसेंस है, ये तो नॉनसेंस है। ये किसी को अगर कोई लॉजिक देता है कि ये अगर नॉन हिंदू मुस्लिम को वहां पे बिठाओगे तो उस मुसलमान, अरे भाई किताब पढ़ने में देर कितनी लगती है? प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार होने से न्याय का रास्ता बढ़ेगा। ऑलवेज वी ट्रस्ट दैट इज सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच धर्मराज जी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील धर्मराज जी, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें जो तमाम ऐसी थी जो हम अगर अपने स्तर से उसकी व्याख्या करते तो कानूनी व्याख्या नहीं होती, और कई बार जो मानवीय व्यवहार के कारण, ऐसा उन्होंने बताया, उनको दिमाग में रख करके शायद इस कानून को बनाया गया है। ये कितना सही है, और सुप्रीम कोर्ट इन सब दलीलों को, कपिल सिब्बल और तमाम की दलीलें, और जो तुषार मेहता जी जो सरकार की तरफ से, और आप जैसे एडवोकेट जो इसको व्याख्या कर रहे हैं, किस व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट की वो जो बेंच है वो क्या समझती है, ये आने वाले वक्त में चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से इतना ही। धन्यवाद।